मैं कॉफी लेकर मेज के पास पहुंच गया था। बड़े आराम से मेज पर कॉफी के बर्तन रखे। मैं मिस्टर इब्राहिम से आंखें चुराने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा था। मैंने अपने चेहरे पर बड़ी आजिजाना मुस्कुराहट तारी कर रखी थी। मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर ने एक ऐसा सवाल कर दिया जिससे मेरे दिल को जरा सा धड़का लगा, मगर मैंने अपने रवैये से हरगिज जाहिर न होने दिया। उसने सिक्योरिटी चीफ से पूछा, मुझे बताया गया है कि हाल ही में भारत से एक नया तमिल बाशिंदा यहाँ आया है, वो कौन है? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। ये इंतहाई तशवीश अंगेज लम्हा था। मेरे कानों में सनसनाहट सी गूंजने लगी। ये नया सुराग रसां हर बात से वाकिफ था। अगरचे उसने मुझे पहचाना नहीं था, हो सकता है कि उसने मेरी तस्वीर न देखी हो, लेकिन अगर वो मुझसे पूछगिछ करता तो मेरे किसी न किसी जाल में फंस जाने का इम्कान था। मैं ये तवक्को कर रहा था कि सिक्योरिटी चीफ अभी मेरी तरफ इशारा करके कहेगा कि ये आदमी हाल ही में भारत से आया है, लेकिन उसने जो जवाब दिया उसने एक पल के लिए मुझे जरूर चौंका दिया। उसने सिगरेट का कश लगाकर कहा, एक आदमी केरला की जेल से भागकर यहाँ जरूर आया था, लेकिन वो पिछले दिनों ताड़ी ज्यादा पीने की वजह से अपनी झोंपड़ी में मुर्दा पाया गया था। सिक्योरिटी चीफ ने ये इकदाम अपनी खाल बचाने के लिए किया था। उसे मुझ पर तो शक था ही नहीं कि मैं कोई कार्रवाई भी कर सकता हूँ। चुनांचे वो मेरा नाम लेकर अपने आप को खामखा किसी मुश्किल में नहीं फंसाना चाहता था। उसने कुंदरम का नाम लेकर अपनी जान छुड़ाई, क्योंकि बस्ती में कौन जीता है कौन मरता है इसका ज्यादा इल्म सिवाय सिक्योरिटी चीफ मिस्टर बरसाम के वहाँ किसी दूसरे को नहीं था। मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर ने कॉफी का प्याला उठाया और होंठों के करीब लाकर बोला, उसके अलावा भारत से कोई नहीं आया? बरसाम ने कहा, बिल्कुल नहीं, बस वही एक नौवारिद था जो मर गया। सिक्योरिटी चीफ ने अपने मेहमान की प्याली में कॉफी उंडेलते हुए कहा। उसकी बेगम ने अपने हाथ से बनाए हुए बिस्किटों की प्लेट मेहमान को पेश की। मुस्कुराकर बोली, ये मैंने खास तौर पर आपके लिए बनाए हैं। सिक्योरिटी चीफ ने खुद ही मेरे सर पर से बहुत बड़ा बोझ हटा दिया था। अगरचे उसने अपने करियर को तबाही से बचाने के लिए किया था, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा मुझे पहुंचा था। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। अब मैं पूरी तवज्जो से अपना असली काम शुरू कर सकता था। जब मेहमान इंटेलिजेंस ऑफिसर सिक्योरिटी चीफ के साथ खाने के कमरे में चला गया तो मैडम ने मुझे बुलाकर कहा, तुम्हारे साहब ने मुझे बता दिया था कि अगर ये नया इंटेलिजेंस ऑफिसर जजीरे में नए आने वाले आदमी के बारे में पूछे तो मैं तुम्हारा नाम न लूं, इस तरह वो तुम्हें खामखा परेशान करता। मैंने भी साहब को यही मशवरा दिया था। यही वजह है कि उसने तुम्हारा नाम नहीं बल्कि कुंदरम का नाम लिया था, ताकि मामला रफा दफा हो जाए। मैंने हाथ बांध लिए और सर झुकाकर बोला, धन्यवाद मैडम जी, मैं गरीब आदमी हूँ, आपका नमक खाता हूँ, आपके लिए भगवान से रोज प्रार्थना करता हूँ। साहब ने मुझ पर बड़ा एहसान किया है। मैडम ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा, अब तुम्हें मेरा काम करने में देर नहीं करनी चाहिए। मैं देख रही हूँ कि मेरे खावत की तवज्जो मुझसे हटती जा रही है। उसकी बातों में पहले जैसी गर्मजोशी नहीं रही। वो जरूर उस पाकिस्तानी बदमाश औरत के साथ यहाँ से फरार होने का प्रोग्राम बना चुका है। जहाँ मोहब्बत हो वहाँ बदगुमानियां भी जरूर होती हैं। पहली बात तो ये थी कि ये यहूदी औरत वाकई अपने खावत से प्यार करती थी। दूसरे, मैंने उसे तवहुमात के चक्कर में डाल दिया था कि उसे अपने खावत की जरा सी बात पर शक होने लगा था। मैंने उसे कहा, मैडम मैं आज रात ही उस इलाके को देखने जाऊंगा। मैडम ने किचन का दरवाजा बंद कर दिया और राजदारी से बोली, फाड़ीकर तुम भोले भाले हो, तुम्हें बहुत ज्यादा होशियार रहने की जरूरत है। हैफा से नया सुराग रसां भी आया हुआ है, मगर किसी ने तुम्हें पकड़ लिया तो बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। मैंने उसे तसल्ली दी कि मैं जंगल का रहने वाला हूँ और महाराष्ट्र में अपने चचा के जंगल में लकड़ियां काटने वाले मजदूर की निगरानी किया करता था। मैं जंगल में छुपना और रास्ता बनाना जानता हूँ। मैडम ने अब मुझसे कसम ली कि अगर मैं पकड़ा जाता हूँ तो मैं किसी हालत में भी उसका नाम न लूं। मैंने भगवान की कसम खाकर वादा किया कि मैं उसका नाम जबान पर नहीं लाऊंगा। उस रात मैं 12 बजे के बाद झोंपड़ी से निकलकर उस पहाड़ी की तरफ चला जिसके दामन में एटमी प्लांट और लेबोरेटरी का छोटा सा गुंबद बना हुआ था और जिस तरफ जाने की किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को इजाजत नहीं थी। उस पहाड़ी का अकबी हिस्सा समंदर की जानिब था। दूसरी जानिब ढलान की सूरत में वादी का एक छोटा सा प्याला बन गया था। इस प्याला नुमा वादी में पहाड़ी ढलान के बिल्कुल साथ एटमी कॉम्प्लेक्स की 3 मंजिला इमारत और उसके सामने गोल दायरे में एक गुंबद बना हुआ था। मेरा टारगेट 3 मंजिला इमारत की तीसरी मंजिल पर कोने वाला कमरा ही हो सकता था। जंगली रास्तों से गुजरता हुआ मैं पहाड़ी की ढलान वाले समंदरी साहिल पर पहुंच गया। चूंकि उस जानिब समंदर था, इसलिए यहाँ मुझे कोई संतरी पहरा देता हुआ दिखाई न दिया। मैंने समंदर में छलांग लगा दी और तैरता हुआ पहाड़ी के दामन में आ गया। यहाँ समंदरी लहरें पत्थरों से टकराकर वापस चली जाती थीं। मैं एक पत्थर पर चढ़ गया और अंधेरे में झुककर पहाड़ की चढ़ाई चढ़नी शुरू कर दी। ये पहाड़ी इतनी बड़ी नहीं थी। पहाड़ी की चोटी पर किसी पहरेदार की मौजूदगी का इम्कान था और मैं अब किसी संतरी को हलाक करने का खतरा मोल लेकर अपने रास्ते में कांटे नहीं बखेरना चाहता था। मैं झाड़ियों को पकड़ पकड़ कर बेहद एहतियात के साथ चारों तरफ से होशियार आंखें खोले आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ रहा था। पहाड़ी की चोटी पर कहीं भी मुझे कोई संतरी का साया नजर नहीं आ रहा था। फिर भी मैं चौकस था, क्योंकि पहरेदार
पहरेदार संतरी किसी झाड़ी या मोर्चे की ओट में भी छुपा बैठा हो सकता था। चोटी के करीब पहुंचकर मैं ढलान पर लेट गया और सांप की तरह रेंग कर ऊपर को चला। चोटी पर जाकर मैंने दूसरी तरफ निगाह डाली तो देखा कि ढलान के नीचे प्याला नुमा छोटी सी वादी में गुंबद की दो जानिब ट्यूब की रोशनी हो रही थी। बाएं जानिब वो 3 मंजिला इमारत थी जिसका आखिरी कमरा मेरा टारगेट था। मैंने अपने इर्द गिर्द देखा, मुझे वहाँ कोई पहरेदार नजर नहीं आ रहा था। मैंने देखा कि अगर मैं उस पहाड़ी पर मगरिब की जानिब समंदर की तरफ चढ़ता हूँ तो इमारत के सामने की जानिब पोर्च में सिर्फ एक मुसल्लह पहरेदार टहल रहा था। एडमी प्लांट वाले गुंबद की तरफ जो पोर्च था वहाँ चंद एक गाड़ियां खड़ी थी। मैंने सारा नक्शा जहन में अच्छी तरह बिठा लिया और वहीं से रेंगता हुआ वापस उतरने लगा। नीचे समंदर की लहरें पहाड़ी के दामन से टकरा टकरा कर वापस जा रही थीं और उनका हल्का हल्का शोर बुलंद हो रहा था। मुझे दूसरी रात अपने टारगेट पर हर सूरत में हमला करना था। दूसरी रात तारीख थी, आसमान पर चांद नहीं था। उस्तवाई सितारे स्याह आसमान पर चमक रहे थे। आधी रात से कुछ पहले मैं पूरी तरह कील कांटे से लेस होकर अपनी झोंपड़ी से निकला। मेरा लिबास निक्कर और बुशर्ट पर मुश्तमिल था। पाँव पर मैंने टाट के 2 टुकड़े रस्सियों से कसकर बांध लिए थे ताकि कहीं मेरे पाँव का निशान न पड़े। हाथों के निशान से बचने के लिए मैंने कपड़े का एक टुकड़ा अपनी कमर के साथ बांध लिया था। पिस्तौल को मैंने उपलों के ढेर के नीचे वाले गड्ढे से निकालकर अच्छी तरह से साफ कर लिया था। पिस्तौल के अलावा एक सब्जी काटने वाला चाकू भी मेरी जेब में था। इन तमाम चीजों के अलावा नायलॉन की मजबूत मगर बारीक रस्सी भी मैंने अपनी कमर के गिर्द लपेट रखी थी, जिसके एक सिरे पर मैंने 4 इंच कतर का एक फंदा बना दिया था। एक एतबार से मैं बहुत कम वसाइल और बेपनाह खतरात के साथ डेथ मिशन पर जा रहा था। मेरे सामने दूसरा कोई रास्ता नहीं था। आगे मेरी मौत के इम्कानात बहुत ज्यादा थे, लेकिन अपने वतन पाकिस्तान की नामूस की खातिर जान कुर्बान कर देने का अज़्म मुझे आगे लिए जा रहा था। जंगली रास्तों से अब मैं पूरी तरह वाकिफ था। पहाड़ी तक पहुंचने में मुझे किसी दिक्कत का सामना न हुआ। अंधेरा पहली रात से ज्यादा था। समंदरी लहरें पहाड़ी के पत्थरों से टकरा टकरा कर वापस जा रही थी। मैं समंदर में उतर गया और पत्थरों का सहारा लेता पहाड़ी की दूसरी जानिब आ गया, जहाँ पानी पहाड़ी के दामन में गहरा था जो मेरी कमर तक पहुंच रहा था। मैं पहाड़ी की ढलान पर आ गया और घास और छोटी छोटी झाड़ियों को पकड़कर मगरिब की तरफ चलता गया। मेरे कयास के मुताबिक यही वो जगह थी जहाँ मुझे पहाड़ी की चढ़ाई चढ़ना थी। मैंने अल्लाह का नाम लिया और आहिस्ता आहिस्ता चोटी की तरफ चढ़ने लगा। 10-15 मिनट की मेहनत के बाद मैं चोटी पर पहुंचकर लेट गया। दूसरी तरफ निगाह डाली तो मेरा कयास और अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त निकला। 3 मंजिला इमारत पहाड़ी ढलान के नीचे बिल्कुल मेरी सीध में थी। इंतहाई एहतियात के साथ ढलान उतरकर मैं इमारत के अकब में आ गया। उस जानिब इमारत के किसी भी कमरे की कोई खिड़की या रोशनदान मुझे दिखाई न दिया। मैंने बाएं जानिब कोने की तरफ रुख किया। कोने के करीब पहुंचा तो मुझे फर्श पर किसी के कदमों की आवाज आई। मैं वहीं दुबक गया और जंगली पौधों की बाड़ के पीछे से निगाहें सामने जमा दी। एक पहरेदार कोने के करीब आकर वापस मुड़ गया। जब उसके कदमों की आवाज दूर चली गई तो मैं पौधों की ओट से निकला और कोने वाली दीवार के पास आकर बैठ गया। उधर दूर खंबे की रोशनी आ रही थी। जो पहरेदार यहाँ से टहलता हुआ गया था वो खंबे के पास पहुंचकर रुक गया। जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाई और दोबारा वापस मुड़ा। मैं तेजी से वापस पौधों की ओट में आकर छुप गया। जब वो अपनी मुकर्रर हद पर आकर मुड़ा तो चंद सेकंड के बाद मैं दोबारा कोने वाली दीवार के पास आ गया और ऊपर निगाह डाली। ऊपर दूसरी और तीसरी मंजिलों की बैल्कोनियां बाहर को निकली हुई थी। यहाँ से ऊपर चढ़ना और सोनिया को निकाल कर नीचे लाना उस पहरेदार की मौजूदगी में तकरीबन नामुमकिन था। इसके अलावा अकबी दीवार पर कोई खिड़की या बैल्कनी नहीं थी। मुझे उस जगह से ऊपर चढ़ने की कोशिश करनी थी, मगर पहरेदार संतरी बाकायदा टहल कर अपनी ड्यूटी दे रहा था। स्टेन गन उसके कंधे से लटक रही थी। जहाँ अगर जरा सा भी शोर पैदा होता तो न जाने कहां से संतरी और सिक्योरिटी के लोग निकलकर एक लम्हे में पहुंच सकते थे। मेरे पास सोचने और गौर करने के लिए वक्त भी नहीं था। मैं आज रात कुछ न कुछ कर गुजरने का अज़्म लेकर निकला था। वैसे भी मैं जिस रात भी आऊं मुझे इसी किस्म की सूरत हाल का सामना करना था। बराह रास्त इस कॉम्प्लेक्स में दाखिल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मुझे लामहाला यही रास्ता इख्तियार करना था। उस संतरी की मौजूदगी में मैं फंदा बैल्कनी पर नहीं फेंक सकता था। अगर फंदा बैल्कनी के जंगले के उभरे हुए कोनों में नहीं फंसता तो भी ये संतरी वापस मुड़ते वक्त मुझे देख सकता था। अगर फंस भी जाता है तो संतरी वापस घूमने के बाद मुझे ऊपर चढ़ते हुए देखकर वहीं से स्टेन गन से भून सकता था। मैंने फौरी तौर पर उस संतरी को अपने रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। मैंने देखा कि वो खंबे के पास जाकर वापस मुड़ा। अब वो एक एक कदम उठाता मेरी तरफ चला रहा था। सिगरेट उसके हाथ में सुलग रही थी। मैं झाड़ी के पीछे दुबका हुआ था। मैंने चाकू निकाल कर अपने दाहिने हाथ में मजबूती से पकड़ लिया। मैं यहाँ साइलेंसर लगे पिस्तौल कभी फायर नहीं करना चाहता था। संतरी और झाड़ियों के दरमियान फासला कम होता गया। मैंने उस लम्हे को जहन में रख लिया था जब मुझे उस पर हमला करना था। ये हमला आसमानी बिजली की तरह आनन फानन होना था। संतरी झाड़ियों के करीब आ गया। मैंने बैठे बैठे अपनी एड़ियां जमीन पर से उठा ली और पंजों के बल हो गया। दुश्मन झाड़ी के पास आकर
कर रुक गया। उसने मुंह ऊपर उठाकर दूसरी और तीसरी मंजिल की बैल्कनी को देखा। मैंने अपना सांस रोक लिया था। उसने सिगरेट का एक कश लगाया और मुंह से धुआं छोड़ता उन्हीं कदमों वापस लौटा। उसने अभी पहला कदम ही उठाया था कि झाड़ी में से जैसे एक खूंखार चीता निकलकर उसकी गर्दन पर गिरा। उस वक्त मेरे दो एक्शन थे। एक बाजू ने जब उसकी गर्दन को आगे से अपने बाजू के शिकंजे में लेकर पूरी ताकत से झटका दिया तो दूसरे हाथ में पकड़ा हुआ चाकू उसकी पीठ की जानिब से पसलियां तोड़ता हुआ उसके दिल में जाकर लग चुका था। दोनों एक्शन एक साथ हुए थे और उसमें ऐसी जगानगत और तेजी थी कि संतरी ने जितना सांस लिया था बस वही उसका आखिरी सांस साबित हुआ। वो मेरे बाजुओं में गिरने लगा। मैं उसे खींचकर पीछे झाड़ी में ले आया। मैं नहीं चाहता था कि उसके खून के निशान मेरी बुशर्ट पर लगें। खून उसके आगे और सीने के पिछले हिस्से से निकल रहा था, मगर उसकी वर्दी में ही जज्ब हो रहा था कि मैंने उसे झाड़ी के पीछे घास के अंधेरे में लिटा दिया। इस काम से फारिग होते ही मैंने जल्दी से नायलॉन की रस्सी अपनी कमर से खोली और उसके फंदे वाले सिरे को घुमाकर ऊपर वाली बैल्कनी पर फेंका। फंदा बैल्कनी के जंगले के बाहर निकली हुई सलाख में अटक गया। मैं दीवार के साथ पांव टिकाकर ऊपर चढ़ने लगा। दूसरी मंजिल की बैल्कनी में आते ही मैं बैठ गया। सामने वाला छोटा सा गैलरी नुमा बरामदा खाली था, जहां से मैंने तीसरी मंजिल वाली बैल्कनी में फंदा फंसाया और बेहद खामोशी और एहतियात के साथ तीसरी मंजिल की बैल्कनी के लोहे के जंगले को दोनों हाथों से पकड़कर सामने वाले गैलरी नुमा बरामदे को देखा। मेरा दिल धक से रह गया। ऊपर भी एक गार्ड पहरा दे रहा था। अगर मेरे टाइम में 10 सेकंड की कमी बेशी हो जाती तो मेरी मौत यकीनी थी, क्योंकि मैंने देखा कि तीसरी मंजिल वाला गार्ड बैल्कनी से वापस मुड़कर मुझसे बमुश्किल 7-8 कदमों पर आगे की तरफ आहिस्ता आहिस्ता कदम जमाता चला जा रहा था। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। न जाने कौन सी कदम पर उसे वापस मुड़ना था। ये बड़ी नाजुक घड़ी थी। मैंने अपनी टांग एक बैल्कनी के ऊपर करके बैल्कनी में सिमट कर एक तरफ होकर बैठ गया। मैं गार्ड के पीछे 6-7 कदम चलने का खतरा मोल लेना नहीं चाहता था। वो मेरी आहट सुनकर मेरे पहुंचने से पहले ही घूम कर मुझे देख और फायर कर सकता था। अगर उसे फायर करने की मोहलत मैं न देता तब भी वो शोर मचाकर दूसरे पहरेदारों को खबरदार कर सकता था। मजबूरन मुझे उसके वापस मुड़ने, बैल्कनी तक आने और यहाँ से दोबारा वापस मुड़ने का इंतजार करना पड़ा। इसमें एक खतरा ये भी था कि अगर वो बैल्कनी में नीचे आकर देखता है तो मैं उसे नजर आ सकता था। बहरहाल मैं पूरी तरह चौकस होकर बैठ गया। मैंने अब पिस्तौल निकाल लिया था। मैं बैल्कनी की दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया। यहाँ दीवार की सिर्फ 2 ईंट चौड़ी ओट थी। मैं सांस रोके पिस्तौल वाला हाथ ऊपर उठाए एक जिंदा लाश बनकर खड़ा था। मुझे गार्ड के कदमों की आवाज अपनी तरफ आती सुनाई देने लगी। आवाज करीब से करीब तर आ रही थी। वो चंद कदम आगे चलने के बाद ही घूम गया था। हमें जांबाज फोर्स के तहत ट्रेनिंग दी गई थी, ताहम हमें ट्रेनिंग देने वाले इंतहाई तजुर्बाकार फौजी कमांडो थे। हमें आदमियों की डमी पर फायरिंग करके बताया गया था अगर पीछे से उन पर फायर किया जाए तो गोली पीठ पर किस जगह लगनी चाहिए। यही टारगेट मेरी आंखों के सामने था। अब मैं दिल में एक ही दुआ मांग रहा था कि कहीं गार्ड टहलता टहलता आगे बैल्कनी में ना आ जाए, फिर मैं उसे नजर आ सकता था और न जाने बौखलाहट में क्या से क्या हो जाता। गार्ड के भारी फौजी बूटों की आवाज बिल्कुल मेरे करीब आ गई। मैंने अपना सर दीवार के साथ लगा दिया। मैं अंधेरे में खड़ा था। मैंने सांस रोक लिया था। मैं इस इंतजार में था कि अभी वो वापस मुड़कर चलना शुरू कर देगा, मगर वो अपनी जगह पर खड़ा था। मैंने जरा सी भी हरकत न की। फिर मुझे नीम अंधेरे में उसका एक पांव बैल्कनी में आता नजर आया। मेरे खुदा, वो बैल्कनी में दाखिल हो रहा था। शायद उसने बैल्कनी के जंगले के बाहर निकली हुई सलाख के साथ लटकती रस्सी को देख लिया था। वो बिल्कुल मेरे पहलू से होकर जंगले की रस्सी पर झुकने ही लगा था कि उसे मेरी मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने एकदम से गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा। यकीनन मेरे सामने उसकी आंखों में भी 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में एक बिजली सी कौंध गई। एक पल के लिए हमारी आंखें एक दूसरे के बिल्कुल सामने आ गईं, लेकिन मैं पहले से इस सूरत हाल के लिए तैयार था जबकि वो नहीं था। चुनाचे मैं उस एक पल के गुजरने से पहले वापस आ गया और इससे पेशतर के उसके मुंह से कोई आवाज निकलती या उसका हाथ स्टेन गन की तरफ जाता, मेरे पिस्तौल के साइलेंसर से गोली निकलकर बिल्कुल सीधी उसके दिल में पैवस्त हो चुकी थी। मुझे उसके गिरने का इतना यकीन था कि मैंने फायर करते ही उसे थाम लिया कि अगर वो बैल्कनी से नीचे गिर पड़ा तो कोई दूसरा संतरी शोर मचा देगा। मैं उसे घसीट कर पीछे ले आया। गोली उसके दिल में डूब चुकी थी और वो जिंदा नहीं था, मगर शायद उसका दिमाग अभी तक जिंदा था। मैंने उसे गैलरी के फर्श पर लिटाया तो उसने फटी फटी आंखों से मेरी तरफ देखते हुए 2-3 बार अपनी पलकें झपकाई। मैंने उसकी गर्दन को दबोच लिया, मगर उसकी आंखें ऊपर को चढ़ गई थीं। वो मर चुका था। मैंने उसे घसीट कर गैलरी वाली दीवार के साथ अंधेरे में कर दिया और कोने वाले कमरे के पास आ गया। मैंने पहला काम ये किया कि बैल्कनी वाली रस्सी ऊपर खींचकर एक तरफ रख दी। फंदा मैंने बैल्कनी की सलाख में ही रहने दिया। कमरे पर ताला लगा था। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। मैंने पिस्तौल के साइलेंसर की नाली को ताले के कुंडे में डालकर आहिस्ता से अपनी तरफ खींचा। ताला टूट गया। मैंने जेब से रुमाल निकाला, ताले को साफ किया,
फिर रुमाल की मदद से दरवाजे की कुंडी हटाकर उसे जरा सा खोलकर अंदर झांक कर देखा। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई इंसानी साया तेजी से दरवाजे से पीछे हट गया है। मैंने आहिस्ता से आवाज दी, सोनिया क्या ये तुम हो? ये जुमला मैंने उर्दू में कहा था। अंधेरे में से एक साया मेरे करीब आ गया। ये एक वहशत अंगेज जनाना चेहरा था जिसके बाल बिखरे हुए थे। मुझे खुश्क कमजोर सी आवाज आई, तुम कौन हो? मैंने जल्दी से कहा, सोनिया ये वक्त इन बातों का नहीं है, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। मैं तुम्हें यहाँ से निकालने आया हूँ, जल्दी से मेरे साथ आओ। ये सोनिया ही थी। उसका लिबास एक फटी हुई पतलून, मैली कुचैली कमीज, बाल उसके शानों पर बिखरे थे। मैंने सोनिया के बाहर आते ही दरवाजे को बंद कर दिया। एक बार फिर रुमाल से वहां लगे अपनी उंगलियों के निशान अच्छी तरह से मिटा दिए। सोनिया गैलरी में दीवार के साथ लगी संतरी की लाश को झुककर देखने लगी। मैंने नायलॉन की रस्सी नीचे लटका दी। सोनिया से सरगोशी में कहा, तुम्हें बड़ी बहादुरी से काम लेना होगा। यहाँ से तुम दूसरी मंजिल वाली गैलरी में उतर कर मेरा इंतजार करोगी। जल्दी से उतरो, वक्त नहीं है। सोनिया की जान पर बनी थी। उसने रस्सी को पकड़ा, अपनी टांगे गैलरी से नीचे की और आहिस्ता आहिस्ता उतरने लगी। जब वो दूसरी मंजिल की गैलरी में पहुंच गई तो मैं भी फुर्ती से उस गैलरी में उतर गया। एक झटका देकर फंदे को ऊपर वाली गैलरी से निकालकर दूसरी गैलरी में फंसाया और सोनिया को लेकर नीचे जमीन पर आ गया। मैंने सोनिया को झाड़ी के पीछे कर दिया और गौर से सामने रोशनी को देखा। पहले वाले संतरी की लाश उसी तरह झाड़ी में पड़ी थी। सोनिया ने ये लाश भी देख ली थी। दूर खंबे वाली बत्ती रोशन थी। वहाँ कोई दूसरा संतरी नजर नहीं आ रहा था। मैं रस्सी वहाँ रख कर दूर नहीं जाना चाहता था। 2-3 झटकों के बाद रस्सी गैलरी के जंगले से निकलकर जमीन पर गिर पड़ी। मैंने रस्सी को लपेटकर निक्कर की जेब में ठूसा और सोनिया के करीब झुककर कहा, मेरे पीछे पीछे पहाड़ी पर चढ़ना शुरू कर दो। मैंने थोड़ी देर बाद ही महसूस किया कि सोनिया को पहाड़ी की चढ़ाई चढ़ने में दिक्कत महसूस हो रही थी। खुदा जाने वो कब से इस बंद कोठरी में कैदोबंद की सौबतें और तरह तरह के तशद्दुद बर्दाश्त करती रही थी। मैं उसे सहारा देकर अपने साथ चढ़ाने लगा। अंधेरे में वो मुझे कमजोर सी लग रही थी, फिर भी आजाद होने के ख्याल से उसमें एक नई ताकत सी आ गई और वो मेरे सहारे के बगैर चढ़ाई चढ़ने लगी। ढलान पर ज्यादा दिक्कत महसूस नहीं हुई। हम लुढ़कते झुककर दौड़ते हुए ढलान के नीचे समंदर में उतर गए और फिर मैं उसे वहां से भी निकाल कर अपने साथ साहिल से हटकर जंगल में ले आया। उसका सांस फूला हुआ था। वो कुछ देर दम लेने के लिए रुकना चाहती थी, मगर मैंने उसे उसकी इजाजत न दी और बाजू से थाम कर कहा, सोनिया यहाँ पल भर का आराम तुम्हें हमेशा के लिए मौत के मुंह में झोंक सकता है। वो उठकर चलने लगी। वो खामोश थी। उसका सांस चढ़ा हुआ था। छोटे छोटे खड्ड नालों और ऊंची ऊंची जंगली घास में से गुजारता मैं उसे अकब से होता हुआ उस चट्टान के दामन में ले आया जहां बाएं जानिब गहरे गड्ढे के पास खड्ड के किनारे पर मिट्टी का वो कुदरती तोदा था जिसके अंदर मैंने उसके लिए एक लहद खोद रखी थी। वो मेरे पीछे पीछे आ रही थी। मैं आगे आगे झाड़ियों और घास को परे हटाता चल रहा था। तोते के पहलू में आकर मैं अपनी कमीनगाह के शिगाफ वाली खुश्क झाड़ियों के पास बैठ गया। वो भी बेदम होकर गिर पड़ी। मैंने झाड़ियां एक तरफ हटाई, शिगाफ में से गुजर कर लहद के अंदर गया। अंदर से 2 नारियल उठाए, बाहर आकर उन्हें तोड़ा और एक नारियल का प्याला सोनिया को देकर कहा, इसे पी लो। उसने नारियल का प्याला होंठों से लगाया और गटागट पी गई। मैंने भी नारियल का पानी पी लिया। उसने अंधेरे में शिगाफ की तरफ देख कर कहा, क्या तुम यहाँ रहते हो? मैंने कहा, नहीं, यहाँ तुम्हें कुछ वक्त के लिए रहना होगा। अंधेरे में उसकी सफेद और स्याह आंखें मुझ पर जम गईं। उसने गहरा सांस लिया और मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ और यहाँ कैसे आ गया और हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे, क्योंकि उसे इतना मालूम था कि वो किसी ऐसे जजीरे में कैद है जहाँ से फरार होना बहुत मुश्किल है। मैंने मुख्तसर अल्फाज में जल्दी जल्दी सारी कहानी बयान कर दी। मैंने उसे ये बिल्कुल न बताया कि मिस्र में उसके बाप का इंतकाल हो चुका है और माँ बिस्तरे मर्ग पर पड़ी है। उसने लंबा सांस भर कर कहा, यहाँ से फरार होना नामुमकिन है। अगर तुम्हारे कहने के मुताबिक अंडमान के इस जजीरे पर इसराइलियों का अमल दखल है तो उन्होंने इसके गिर्द सख्त पहरा लगा रखा होगा। उनके लॉन्च दिन रात गश्त करते होंगे। मेरे साथ तुमने अपनी जिंदगी को भी नाहक दाव पर लगा दिया है। जब तक पीछे से हमें कोई मदद नहीं पहुंचती हम यहाँ से कभी बाहर नहीं जा सकेंगे। मैंने कहा, हमें पीछे से कभी मदद नहीं आया करती। मैं जान पर खेल कर तुम्हें यहाँ तक निकाल लाया हूँ। अब खुदा ने चाहा तो तुम्हें यहाँ से भी निकाल कर ले जाऊंगा। सिर्फ मुझे तुम्हारी हिम्मत और सब्र व इस्तिकामत की जरूरत है। सोनिया आहिस्ता से बोली, इससे मुझे हर हालत में काम लेना ही पड़ेगा। अगरचे यहूदियों ने मुझ पर इतने जुल्म तोड़े हैं कि मेरा सारा जिस्म एक दुखता हुआ फोड़ा बन गया है, लेकिन मैं हिम्मत हारने वाली नहीं हूँ। मैंने कहा, शाबाश, बस मुझे यही चाहिए। मैंने शिगाफ की तरफ इशारा किया और कहा, तुम्हें इसके अंदर रहना होगा उस वक्त तक जब तक कि मैं तुम्हें यहाँ से निकालने का कोई इंतजाम नहीं कर लेता।
اس میں ایک دن بھی لگ سکتا ہے اور ایک ہفتہ بھی۔ ایک بات تمہیں اپنے ذہن میں رکھنی ہوگی کہ تمہارے فرار کا تھوڑی دیر بعد ہی یہودیوں کو علم ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی اس جزیرے پر ایک طوفان برپا ہو سکتا ہے۔ یہاں جتنی فورس موجود ہے وہ سب کی سب تمہاری تلاش میں نکل کھڑی ہوگی۔ وہ اس گڑھے اور مٹی کے طوطے کے پاس بھی آ سکتے ہیں۔ تمہیں دن کے وقت کسی بھی حالت میں یہاں سے باہر نہیں نکلنا ہوگا۔ اندھیرا ہونے کے بعد بے حد احتیاط اور پوری تسلی کر لینے کے بعد تم اس لحد سے چند لمحوں کے لیے باہر نکل سکتی ہو۔ یوں سمجھ لو کہ موت سے بچنے کے لیے تمہیں کچھ روز قبر کے اندر گزارنے ہوں گے۔ کیا تم اس پر عمل کر سکو گی؟ سونیا نے کہا، میرے سامنے دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے، میں تمہاری ایک ایک ہدایت پر عمل کروں گی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں نے لحد میں ناریل جمع کر رکھے ہیں اور اسے یہ بھی تسلی دی کہ میں اس کے لیے رات کو کسی بھی وقت کچھ نہ کچھ کھانے کو لاتا رہوں گا۔ میں نے اسے اپنا پستول اور چاقو بھی دے دیا اور کہا کہ وہ اسے اپنی حفاظت کے لیے پاس رکھے۔ پھر میں رینگتا ہوا شگاف میں سے گزر کر لحد میں چلا گیا۔ سونیا بھی میرے پیچھے پیچھے رینگتی ہوئی اندر آ گئی۔ اندھیرے میں پہلے تو ہمیں کچھ بھی نظر نہ آیا، پھر ہمیں ایک دوسرے کے جسم، بازو، سر اور آنکھیں نظر آنے لگی۔ سونیا کچی دیوار سے لگ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، شگاف میں جھاڑیوں کے بیچ سے تمہیں تازی ہوا اندر آتی رہے گی، تم یہاں گھبراؤ گی تو نہیں؟ اگر وہ اپنے مکان کے ڈرائنگ روم سے اٹھ کر سیدھی وہاں آئی ہوتی تو شاید دہشت کے مارے چیخ مار کر باہر نکل پڑتی، لیکن وہ نہ جانے کتنی اذیتیں برداشت کر کے آئی تھی کہ اس تنگ و تاریک لحد کے کونے میں بھی ایسے اطمینان سے بیٹھی تھی جیسے یہ اس کے گھر کا ڈرائنگ روم ہو۔ کہنے لگی، مجھے ایک ہی تشویش ہے اور وہ یہ کہ تم کوئی ایسا انتظام کرنے میں کامیاب ہو سکو گے جو ہمیں یہاں سے فرار ہونے میں مدد دے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہم بہت جلد پکڑ لیے جائیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ کافی حد تک ٹھیک کہہ رہی تھی، لیکن میں کسی صورت میں بھی ہمت ہارنے والا نہیں تھا۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں کوئی نہ کوئی بندوبست جلد ہی کر لوں گا، اور اگر کچھ بھی نہ ہوا تو یہودیوں کی کوئی موٹر لانچ اغوا کر کے یہاں سے نکل جاؤں گا۔ سونیا کہنے لگی، موٹر لانچ دن کے وقت اوپر سے دیکھی جا سکے گی۔ یہودیوں کے پاس 2 چھوٹے جہاز بھی ہیں، ان جہازوں پر سے وہ ہمیں گولیاں مار کر ہلاک کر دیں گے یا ہماری موٹر لانچ کو دستی بم پھینک کر تباہ کر دیں گے۔ اس بات کا مجھے پہلے خیال نہیں آیا تھا۔ خیر، میں نے کہا، یہ کام تم مجھ پر چھوڑ دو، تم صرف اس بات کا خیال رکھنا کہ دن کے وقت کسی حالت میں بھی اس لحد سے باہر مت نکلنا۔ رات کو میں ایک چکر ضرور لگا جایا کروں گا، اگر کسی رات میں نہ آیا تو سمجھ لینا کہ کوئی ایسی مشکل پڑ گئی ہے کہ میں بستی سے نکل نہیں سکتا۔ اب جاتا ہوں، کیونکہ تمہارے فرار کا علم ہو جانے سے پہلے میں واپس بستی میں پہنچنا چاہتا ہوں۔ میں کل رات کو آؤں گا، خدا حافظ۔ میں سونیا کو اللہ کے حوالے کر کے لحد کے شگاف سے رینگ کر باہر آ گیا۔ باہر آتے ہی میں نے شگاف کے آگے جھاڑیاں، درختوں کی ٹہنیاں اور گھاس پھوس اس طرح سے ڈال دیا کہ اندر تازہ ہوا بھی جاتی رہے اور باہر سے اگر کوئی کھڈ میں نیچے اتر کر دیکھے تو اسے معلوم بھی نہ ہو سکے کہ یہاں کوئی شگاف ہے۔ کھڈ کے کنارے پر سے ہوتا ہوا میں گڑھے کے پیچھے سے ہو کر جنگل میں آتے ہی تیز تیز واپس چلنے لگا۔ رات کافی گزر چکی تھی۔ جنگل میں دور ایک الو 2 بار بول کر چپ ہو گیا۔ جس وقت میں بستی میں پہنچا رات ڈھلنا شروع ہو گئی تھی۔ میں کیلے کے جھنڈوں کی طرف سے ہو کر اپلوں کے ڈھیر کے قریب سے گزرتا ہوا اپنی جھونپڑی میں آ کر اس طرح ٹاٹ پر بیٹھ گیا جیسے کسی نے مجھے وہاں گرا دیا ہو۔ اب مجھے محسوس ہوا کہ میں نے کتنا بڑا اور کس قدر خطرناک کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ میں نے اپنے پاؤں پر بندھا ہوا کپڑا اتار دیا۔ یہ کپڑا جگہ جگہ سے پھٹ گیا تھا، انہیں میں نے کونے میں صندوق کے نیچے دبا دیا۔ میری کوہنیاں اور گھٹنے چھل گئے تھے جن میں سے خون رس رہا تھا۔ ہاتھوں اور پنڈلیوں پر ہلکی ہلکی خراشیں تھیں۔ میں نے اندھیرے میں ہی اپنی بشرٹ اتار کر دیکھی کہ ان پر کہیں خون کے دھبے تو نہیں ہیں۔ بشرٹ پر چاک کے قریب ایک طرف مجھے سیاہ دھبا دکھائی دیا، یہ یقیناً خون کا دھبا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اسے جلا دینا چاہیے۔ میں بشرٹ ہاتھ میں لیے خاموشی سے جھونپڑی سے باہر آ گیا۔ ایک جھونپڑی کے آگے اپلوں کا ایک الاؤ آہستہ آہستہ سلگ رہا تھا، اس میں سے ہلکا ہلکا دھواں اٹھ رہا تھا۔ میں جھونپڑی میں واپس گیا اور صندوق کے نیچے سے وہ کپڑا بھی اٹھا لایا جسے میں نے پاؤں پر باندھ رکھا تھا۔ میں کسی قسم کا نشان اپنی جھونپڑی میں نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ میں الاؤ کے پاس آیا اور چھڑی سے آگ کو کریدا۔ ہوا لگنے سے آگ روشن ہو گئی۔ میں نے بشرٹ اور پھٹے ہوئے کپڑوں کو آگ پر رکھ کر ادھر ادھر سے تازہ اپلے لے کر اس کے اوپر لگا دیے، پھر دوبارہ پھونکے ماری۔ اپلوں نے آگ پکڑ لی۔ میں واپس اپنی جھونپڑی میں آ کر لیٹ گیا۔ چند لمحوں کے بعد اٹھ کر الاؤ پر ایک نگاہ ڈالی۔ الاؤ جل رہا تھا۔ بستی کے لوگ رات کو مچھروں اور دوسرے حشرات الارض سے محفوظ رہنے کے لیے جھونپڑوں کے آگے کہیں کہیں رات کو آگ ضرور جلایا کرتے تھے۔ میں نے نکر اتار کر کونے میں رکھی اور اپنا وہی مدراسی لباس یعنی دھوتی اور گلے میں جنیو ڈالا اور ٹاٹ پر لیٹ گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ دن کے نکلتے ہی ایک طوفان مچ جائے گا۔ ہو سکتا ہے جزیرے کے ایٹمی کمپلیکس کی جانب سے دن نکلنے سے پہلے شور کی آوازیں آنا شروع ہو جائیں، اس لیے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میرے کان ادھر ہی لگے ہوئے تھے، لیکن ابھی تک ادھر سے کسی خطرے کا الارم یا کسی گاڑی کے انجن کی آواز سنائی نہیں دی تھی۔ میں ہمتن گوش کسی بھی خطرے کی آواز سننے کا انتظار کر رہا تھا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔
कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।